हेलो फ्रेंड्स, 25 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, नागालैंड मिनिस्टर वांट्स खपलांग फैक्शन ऑन बोर्ड। सो नागालैंड होम मिनिस्टर ने कहा है कि NSCN-K जो एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग। खपलांग जो है ये नाम दो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है, नागा सेपरेटिस्ट ग्रुप, एक है NSCN-K और दूसरी है NSCN-IM। IM इज इसैक मूविया। सो ये दोनों नाम खपलांग इसैक मूविया ये इनके लीडर्स के नाम पे। और अभी जो रिसेंट एक डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि जो NSCN-K के जो लीडर थे SS खपलांग, इनकी डेथ हो गई है इन म्यांमार इन दिस मंथ ओनली, जून 2017। तो एक्चुअली NSCN-IM के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीस अकॉर्ड किया है, ये प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है, हमने भी कई बार डिस्कस किया है। तो ये अगस्त 2015 में पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, जिसके डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है। विथ मच फैनफेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेसिडेंस पे ये साइन हुआ था, NSCN-IM पीस अकॉर्ड। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी जो चल रही है इंडिया में, उसको एंड करने के लिए स्टेप लिया गया। लेकिन NSCN-K के साथ पहले सीज फायर अग्रीमेंट था जो उन्होंने यूनिलैटरली विड्रॉ किया उसमें से, और ये अभी अटैक्स करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसकी वजह से होम मिनिस्ट्री ने इनको 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया। राइट, तो ये बैन NSCN-K। पर अब क्योंकि ये लीडर की डेथ हो गई है, इसलिए नागालैंड होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इनके साथ भी निगोशिएशन होना चाहिए, इनके साथ भी सीज फायर होना चाहिए। NSCN-IM के साथ तो किया है, और ये NSCN एक्चुअली का डिमांड किया है, इन ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है ग्रेटर नागालैंड। ये ग्रेटर नागालैंड क्या है? ये ग्रेटर नागालैंड एक रीजन है जहाँ नागाज रहते हैं, हिस्टोरिकली ये इनका रीजन है। तो ये नागालैंड रीजन इवन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार रीजन्स को भी कवर करता है। तो ये एक्चुअली व्हेन म्यांमार के रीजन्स की भी बात की जाए तो मतलब कि ये इंडिपेंडेंस चाहते। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी है, क्योंकि ओरिजिनली डिमांड था ग्रेटर नागालैंड का इंडिपेंडेंस के लिए, पर अब थोड़े लीडर्स इसको टोन डाउन भी किया उन्होंने, और ये सेपरेट स्टेट भी मानते। पर NSCN-IM के साथ जब ये अग्रीमेंट भी हुआ, सीज फायर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट अगस्त 2015 में, उसके बाद भी क्योंकि डिटेल्स नहीं आई है, तो NSCN-IM यही कह रहे हैं कि उनका ग्रेटर नागालैंड का डिमांड एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको सोवरेनिटी दी जाएगी। पर हम सोवरेनिटी देंगे मतलब सेपरेट स्टेट बनाएंगे, वो तो सेपरेट कंट्री अलाउ करेंगे, उसके चांसेस तो नहीं है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो अभी उसके डिटेल्स भी नहीं आए, पर ये डिमांड है ग्रेटर नागालैंड। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल म्यांमार में का है, क्योंकि म्यांमार पे भी हमने कई बार प्रेशर डाला है कि ये इनके अगेंस्ट एक्शन ले, क्योंकि NSCN-K के भी जो लीडर्स है यहाँ पे, मिलिटेंट्स है, वो यहाँ पे इंडिया में अटैक करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से, और फिर बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चले जाते हैं। तो ये इनका हाइड आउट है म्यांमार में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इवन म्यांमार के साथ हमारे बॉर्डर्स फेंस नहीं है, तो ये पॉइंट भी रेज की गई थी। अभी जून में ही हमने ये न्यूज में डिस्कस किया कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमेटी एस्टैब्लिश की कि ये फ्री मूवमेंट जो है म्यांमार बॉर्डर पे, उसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसको कर्व करने के लिए, क्योंकि इसको मिसयूज भी किया जाता है, मिलिटेंट्स और ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स इसको मिसयूज करते हैं ओकेजनली। तो यहाँ पे वो एस्केप करते हैं, इनके सेफ हाइड आउट्स है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए भी पैनल बनाया गया है। तो ये तो इंडिया म्यांमार का ये अनफेंस्ड बॉर्डर है, आप देख सकते हैं 1643 किलोमीटर का। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार स्टेट्स के साथ यहाँ पे है, और ये फ्री मूवमेंट रेजिम अलाउ किया जाता है अप टू 16 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये है नागा के बारे में। तो ये नागा होम मिनिस्टर का जो डिमांड है वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि NSCN-K के साथ डायलॉग शुरू किया जाए, पीस लाया जाए। और ये पूरा नागा स्ट्रगल की हिस्ट्री है। इट इज 1947, अ डे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नागा लीडर ये थे AZ फिजो, इन्होंने NNC ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, और ये इंसर्जेंसी काफी टाइम तक चली। फिर सीज फायर अग्रीमेंट भी हुआ, इवन NSCN-IM-K के साथ भी, दोनों के साथ भी सीज फायर हुए, और फाइनली अभी जो स्टेटस है वो हमने डिस्कस किया। तो ये है। फिर ये ग्रेटर नागालैंड डिमांड भी बताया गया है, तो ये रीजन से ग्रेटर नागालैंड। फिर अगला न्यूज आइटम है, इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफाइज MP मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा फॉर 3 इयर्स। तो ये है नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के MP है, यहाँ पे मिनिस्टर भी है ये, और इनके ऊपर केस चल रहा है, काफी पुराना केस है एक्चुअली। 2008 में जो इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे दातिया कॉन्स्टिट्यूंसी से, तब का केस है। तो ये 2008 में जब इलेक्शंस कॉन्टेस्ट हुए थे, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को इनको पूरा इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर डिटेल्स बतानी होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है, इनमें प्रोविजंस है कि इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर पूरा डिटेल्स अकाउंट्स आने चाहिए।
बिफोर द इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे इनके ऊपर पेड न्यूज का अक्यूजेशन है कि उन्होंने अराउंड 3 न्यूज़पेपर्स में पेड न्यूज दिए थे, यू नो फीचर कवरेज ऐसे दिया था, तो वो पेड न्यूज ही था। तो उसको इसी ने इलेक्शन कमीशन ने प्रूव किया और उन्होंने कहा है कि इसके डिटेल्स तो इन्होंने इलेक्शन एक्सपेंडिचर में दिए नहीं। तो ये इनके ऊपर अक्यूजेशन था और इसके ऊपर वो इनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे। पर यहाँ पे उन्होंने फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अप्रोच किया, इवन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और फाइनली इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन का स्टैंड अपहोल्ड किया है। तो अब जाके 2017 में आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, इलेक्शन कमीशन ने इनको बार किया है फ्रॉम कंटेस्टिंग स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन इन एनी स्टेट। कोई भी स्टेट के इलेक्शन से कंटेस्ट नहीं कर सकते फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो ये इनके ऊपर ऑर्डर आया। फिर अगला न्यूज आइटम है फडनाविस अनाउंसेस ₹34,000 crore फार्म लोन वेवर। तो ये जो फार्म लोन वेवर है इसको नाम दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान स्कीम। तो ये फार्म लोन वेवर है, 34,000 crore तक का लोन वेवर दिया जाएगा। तो ये उन लोन्स के ऊपर है जो पे नहीं किए गए बाय फार्मर्स फ्रॉम अप्रैल 2012 टू जून 2016 और ये अप टू 1.5 लाख रुपीस का लोन वेवर दिया जाएगा। तो अगर उससे ज्यादा है तो अप टू 25% उनका जितना होगा उतना लोन वेवर गवर्नमेंट देगी, वन टाइम सेटलमेंट। इवन जो फार्मर्स अपना लोन रिपेमेंट सही टाइम पे करते हैं उनके लिए कैश इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 25% जो उनका लोन कंपोनेंट है अप टू मैक्सिमम 25,000 ये उनको डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा। तो इवन जो टाइमली पे करते हैं, क्योंकि अगर लोन वेवर्स दिए जाते हैं तो जो टाइमली पेमेंट करते हैं उनके लिए ये डिसइंसेंटिव है कि हमने तो पे कर दिया, नहीं तो हमको भी गवर्नमेंट माफ कर देती लोन। तो इसीलिए लोन वेवर्स को एनकरेज करना के लिए अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे रखी गई है। प्लस और एक जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि बीजेपी के सारे एमपीज और एमएलए सॉरी सारे मिनिस्टर्स और एमएलए यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि अपना 1 month जो एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं उनको वो डोनेट करेंगे ताकि फार्म लोन वेवर फंड किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी रखी गई है क्योंकि ये 4 लाख करोड़ का उनका ऑलरेडी डेट बर्डन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और यहाँ डिटेल्स दी गई है रिगार्डिंग दिस होल लोन वेवर और इवन पंजाब, यूपी, कर्नाटका में लोन वेवर्स दिए गए। पंजाब में अप टू 2 लाख, यूपी अप टू 1 लाख और यहाँ पे अप टू 50,000। तो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फार्म लोन वेवर एक्सेप्ट किया था, पर अब कितना 1.5 लाख तक का दे रहे वो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये कितना कौन से स्टेट कितना लोन वेवर दे रही है वो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में पूछेगी और मेंस में आपका डिसीजन। इफ यू नो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स एंड यू राइट दैट, उसमें वो हाईलाइट होते हैं। ये फैक्चुअल नंबर्स फिगर्स से कुछ इंप्रेशन नहीं आता है। तो रादर देन एम्फसाइजिंग ऑन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐसे है जैसे कि एमपीज सॉरी एमएलए यहाँ पे डोनेट करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप लिख सकते हैं आंसर्स में। फिर अगला है सेंटर गिव्स विंग्स टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई टाइम से ये डिस्कशन में है, बट फाइनली इनको सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं। तो ये एनसीआर रीजन का सेकंड एयरपोर्ट होगा। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये नेशनल कैपिटल रीजन मतलब नॉट जस्ट एनसीटी, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो दिल्ली है। और एनसीआर दिल्ली एनसीआर जो कहा जाता है वो नॉट जस्ट दिल्ली बट एडजॉइनिंग 3 स्टेट्स है उनकी भी डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड होती है, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। तो यूपी में जैसे कि मीरत है, गाजियाबाद है, इवन गौतम बुद्ध नगर जिसको हम नोएडा कहते हैं, तो ये सारे रीजन से इंक्लूडेड हो गए। हरियाणा के जैसे प्रोमिनेंट है गुड़गांव वगैरह, तो ये भी इंक्लूडेड हो गए, रोहतक, गुड़गांव। और राजस्थान का अलवार डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड हो गए, एनसीआर रीजन है। तो ये एनसीआर रीजन में एक एयरपोर्ट तो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। इसके अलावा और एक एयरपोर्ट यहाँ पे डेवलप करने के लिए प्लान किया गया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो उनका बर्डन है जो इंक्रीज होके ये नेक्स्ट 7 years में ये फिर अनवायबल हो जाएंगे, वो अपना बर्डन पीक पे पहुंच जाएगा उनका। इसीलिए जेवा रीजन जो है ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे ये प्लान किया गया है एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट यहाँ डेवलप किया जाएगा। तो अब सारे अप्रूवल्स इनको मिल गए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इवन नीति आयोग ने इनको अप्रूवल दिया है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट है तो उनका ऑपरेट करने वाले ये पीपीपी मॉडल पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये जीएमआर लेड डायल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, तो ये कंसोर्टियम इनको ऑपरेट कर रही है। तो ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, तो इनको राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल दिया जाएगा।
इसका मतलब होता है कि ये जेवार एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए फर्स्ट इनको पूछा जाएगा, अगर ये रेफ्यूज करते हैं तो आगे फिर किसी और को दिया जाएगा। क्यों ये दिया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये जेएमआर के साथ जो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए डील है उसमें है कि अगर एक और एयरपोर्ट विद इन 150 किलोमीटर डेवलप होगा तो ये उनको राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल दिया जाएगा, और ये विद इन 150 किलोमीटर है। सेम थिंग इवन मुंबई के लिए भी है, जो नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट प्लान किया जा रहा है वो भी विद इन 150 किलोमीटर है, और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम जो है वो जीवीके लेड माइल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो उनको भी राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल दिया जाएगा। तो ये है, तो ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 2001 में जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है ट्रांसपोर्ट टनल्स अंडर हुगली सेट अ रिकॉर्ड। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यहाँ पे मेट्रो रेल कंस्ट्रक्ट कर रही है, और ये अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल्स यहाँ पे डेवलप किए गए। तो ये 2 अंडर वाटर टनल्स है। तो ये मेट्रो ट्रेन, मतलब ये हुगली रिवर है, इसके नीचे ये टनल्स बना के यहाँ पे ट्रेन जाएगी, पास होगी, तो ये डेवलप किए गए। तो ये एक फीट है जो काफी कम कंट्रीज ने ऑल ओवर किया, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में भी किया गया है कि फर्स्ट टाइम ऐसे टनल्स के थ्रू ये अंडर वाटर, अंडर द रिवर ये मेट्रो ट्रेन पास होगी। तो ये फर्स्ट मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में एस्टेब्लिश की गई थी 1984 में। अब 33 इयर्स बाद एक और इंफ्रास्ट्रक्चर फीट इन्होंने अकम्प्लिश किया। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है फ्रस्ट्रेशन अगेन फॉर इंडिया एट एनएसजी मीट। तो एनएसजी की जो समिट हुई अभी, तो एनुअल जो मीटिंग होती है, तो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न में समिट हुई। तो ये 48 मेंबर ग्रुपिंग है, और यहाँ पे इंडिया मेंबरशिप चाहता है। हालांकि इंडिया को 2008 में न्यूक्लियर वेवर दिया गया था ऑन यूएस इंसिस्टेंस, क्योंकि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के बाद यूएस को इंडिया के साथ न्यूक्लियर ट्रेड करने के लिए इवन एनएसजी वेवर चाहिए था उनके लॉज में। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है, तो ये न्यूक्लियर सप्लाई इनके थ्रू अप्रूव किया जाता है अगर मेंबर है तो, और यूएस मेंबर है यहाँ पे। तो इंडिया भी मेंबरशिप चाहती है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, तो वो एक पॉइंट है। और ये एनएसजी मेंबरशिप नहीं दे रहे, और मेन जो है पॉइंट ये है कि एनएसजी मेंबरशिप जो है ये कंसेंसस से डिसीजन आता है, इनके सारे डिसीजन से कंसेंसस से लेते हैं, कंसल्टेशन सब सीक्रेट में करते हैं। तो ये डिसीजन कंसेंसस से लिया जाएगा, मतलब सारे 48 मेंबर्स अग्री करें। और एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो है यहाँ पे वो है चाइना, जिन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया है कि हम इंडिया को मेंबरशिप नहीं देना चाहते, और डायरेक्टली नहीं कहा है, वो कहते हैं कि इंडिया एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो क्योंकि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की सिग्नेटरी नहीं है, इसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि नॉन एनपीटी मेंबर्स को हम एक्सेप्ट करें। हालांकि ये कोई रिटर्न रूल और स्टैंडर्ड रूल नहीं है अंडर एनएसजी की, अगर कोई नॉन एनपीटी मेंबर है तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, बल्कि फ्रांस नॉन एनपीटी सिग्नेटरी थी और उसको एनएसजी में अलाउ किया गया था। तो ये पॉइंट भी इंडिया ने कई बार रेस किया है, पर यही है, तो अपोजिशन आ रहा है। तो हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी क्यों नहीं साइन किए, वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। और क्यों डिस्क्रिमिनेटरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे। इवन इंडिया पाकिस्तान दोनों ने नहीं साइन किया है, और चाइना वही चाहती है कि एक प्रोसीजर हो कि कैसे इनको इंक्लूड करना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी इंक्लूड हो सके। तो चाइना का इंटेंशन ये है कि पाकिस्तान भी साथ में मेंबर बने अगर इंडिया बनती है तो। और इंडिया हाईलाइट करती है कि इंडिया का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड क्लीन है। अब पाकिस्तान फेमस है कि इनके थ्रू न्यूक्लियर सीक्रेट जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचे इवन नॉर्थ कोरिया में और ईरान में। तो ये के जो न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, मिस्टर AQ खान, तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ही इज अक्यूज्ड कि इन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया है। तो वही है, तो इंडिया में तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट हम कंसिस्टेंटली रेस करते हैं, पर अब तक ये सेकेंड ईयर हो गया, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स के एनुअल मीटिंग में हमारे मेंबरशिप के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। और ये डिटेल्स दिए गए रिगार्डिंग एनएसजी, 48 मेंबर ग्रुपिंग है। फिर ये जो 2008 में लोन वेवर दिया गया उसके बारे में है, और ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये है 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। तो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, ये न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करें। और बाकी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटी है। तो अगर हम ये ट्रीटी साइन करते हैं तो हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की कैटेगरी में आएंगे, पर हम न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल,
न्यूक्लियर वेपन स्टेज है पर ये रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये एक पॉइंट है, इसलिए हम ये साइन नहीं कर रहे एनपीटी। और नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इन्होंने साइन किया था और बाद में विड्रॉ कर दिया। तो ये इसका जो दिया हुआ है कि जो P5 मेंबर्स है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी और को, खुद रखेंगे, और बाकी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट इसको कोशिश नहीं करेंगे डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स। फिर अगला न्यूज आइटम है, इन मुंबई ताज पैलेस गेट्स अ ट्रेडमार्क। तो ये है इमेज ट्रेडमार्क, तो फर्स्ट टाइम इंडिया में इमेज ट्रेडमार्क असाइन किया गया। तो ये मुंबई की ताजमहल पैलेस होटल है, तो ये लैंडमार्क होटल है, इसको इमेज ट्रेडमार्क दिया गया, मतलब इसकी इमेज कमर्शियली कोई और यूज नहीं कर सकता विदाउट इट्स परमिशन। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में है कि कोई बिल्डिंग को ये इमेज ट्रेडमार्क दिया गया। ग्लोबली काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स है, तो ये पॉइंट है। तो ये जो ताजमहल पैलेस होटल है इसकी स्टोरी भी फेमस है, ये जमशेदजी टाटा इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। 114 ईयर ओल्ड होटल है, तो बॉम्बे की फर्स्ट लग्जरी होटल थी ये, इंडिया की फर्स्ट लग्जरी होटल जो एस्टेब्लिश की गई क्योंकि इनको अलाउ नहीं किया गया एट वाटसन होटल यहाँ पे, तो वो कहा कि यहाँ पे सिर्फ व्हाइट्स ही अलाउड है, तो इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल बनाया। और ये 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के लिए भी टारगेट थी, तभी ये प्रोमिनेंटली न्यूज में थी। तो ये है, इसके अक्रॉस है गेटवे ऑफ इंडिया। फिर अगला है, डैमिंग रिवर वाटर इम्पैक्ट्स फिश डाइवर्सिटी। तो ये एक स्टडी की गई है जिसमें ये सामने आया है, वेस्टर्न घाट्स में स्टडी की गई कि अगर रिवर वाटर को डैम किया जाता है तो उसकी वजह से फिश वहां पे डाउनस्ट्रीम नहीं पहुंचती है, उनकी स्पीशीज जो है वैरायटी कम हो जाती है। तो अगर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है बाद में तो फिर फिश बायोडाइवर्सिटी फिर से रिटेन की जा सकती है। तो इसीलिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट है कि हाईलाइट करती है कि जो हाइड्रोलॉजिकल बैरियर्स बनाए जाते हैं, मतलब कि डैम्स बड़े छोटे, तो उनकी वजह से यहाँ पे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट होता है। तो अगर नए बनाए हैं तो इसकी स्टडी भी करना जरूरी है। फिर अगला है, नासा चेस टू स्टडी इंटरस्टेलर क्लाउड्स। तो ये नासा की साउंडिंग रॉकेट है चेस, कोलोराडो हाई रेजोल्यूशन एशेल स्टेलर स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये साउंडिंग रॉकेट जाएगी, थर्ड टाइम ये फ्लाइट होगी उनकी इन द लास्ट 3 years। तो ये स्टडी करेगी इंटरस्टेलर क्लाउड्स। तो इंटरस्टेलर मतलब स्टेलर मींस स्टार्स के, इंटर मतलब बीच में, तो स्टार्स के बीच में जो क्लाउड्स है उनकी स्टडी करेगी। तो ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स में जो मटेरियल है उससे स्टार्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन चार्ज्ड प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं, तो इनकी स्टडी की जाएगी तब ताकि हम लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार समझ सकें। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे ये चेस साउंडिंग रॉकेट भेजी जा रही है। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार भी क्या होता है, ये जो स्टार स्टेलर नेबुला है उससे ये स्टार्स बनते हैं। एवरेज साइज हो सकता है या मासिव हो सकता है, और ये स्टार्स जो है वो फ्यूजन रिएक्शन इनमें होता है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम एंड वो अपने आप को एनर्जी वहां जनरेट होती है। तो ये जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, इवन हायर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हायर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बनते हैं, तो ये रेड जायंट बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में प्लानेटरी नेबुले बन जाते हैं, और फाइनली जब इनका पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। लेकिन अगर मासिव स्टार है, उसका वेट ज्यादा है, तो ये रेड सुपर जायंट बनते हैं, सुपरनोवा बनते हैं, और फाइनली इट में बिकम न्यूट्रॉन स्टार या इवन ब्लैक होल। तो मासिव स्टार्स है, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ये जनरली यूपीएससी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पे आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर एक ब्रीफ आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए। फिर फाइनली नेक्स्ट न्यूज आइटम है, हु रियली नीड्स टू बी ग्लूटेन फ्री। तो ये ग्लूटेन क्या होता है, ये प्रोटीन है जो व्हीट में, बार्ली, राइस इसमें पाया जाता है, राय में। तो ये ग्लूटेन कंजम्पशन की वजह से सिलियाक डिजीज होता है। तो ये सिलियाक डिजीज जो है ये इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंटीबॉडीज अटैक करती है। तो ये ग्लूटेन खाने से एंटीबॉडीज ये स्टिमुलेट होती है इम्यून सिस्टम की, और ये एंटीबॉडीज भी स्मॉल इंटेस्टाइन की ये लाइनिंग्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, यहाँ पे ये माइक्रोविली जो होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करती है, तो ये इस पे अटैक करते हैं। तो ये सिलियाक डिजीज में ग्लूटेन फ्री फूड खाना, ये ग्लूटेन फ्री फूड कई बार न्यूज में आता है, और यूपीएससी जनरली ऐसे सवाल पूछती है जो न्यूज में होता है, तो इसका मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है, barely 10% डेथ्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड, हु रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है 2017 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में सिर्फ 10% डेथ्स रजिस्टर किए जाते हैं। तो जिनके रीजन पता है, हालांकि इंडिया में ये मैंडेटरी है, लॉ है कि आपको हर एक डेथ और हर एक बर्थ रजिस्टर करना है विद द लोकल अथॉरिटीज विद इन 21 days, पर ये नहीं किया जाता।
तो ये अगर डेथ्स रजिस्टर किए जाए, उनका रीजन पता चले, तो आगे फिर पॉलिसीज बनाई जा सकती है कि कौन सी डिजीज की वजह से डेथ होती है, उनको कैसे ओवरकम किया जाए। लेकिन इंडिया में ये रेट काफी लो है, सिर्फ अराउंड 50 कंट्रीज थी जहाँ पे 100% रजिस्ट्रेशन पाया गया। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, योगा मेडिटेशन कैन चेंज योर जीन्स सेज स्टडी। तो ये योगा मेडिटेशन जो किया जाता है और बाकी जो माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस होती है, एशियन एक्सरसाइजेस भी है जैसे ताई ची, कीगोंग, तो ये माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस की वजह से जो इम्यून सिस्टम में जो ये जीन्स एक्सप्रेशन होता है, तो ये जीन्स होते हैं जो जेनेटिक पाथवेज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन प्रमोट करते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है, मतलब स्वेलिंग जैसे, तो ये जीन्स को सप्रेस करता है। अगर माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस की जाए, अगर थोड़े टाइम के लिए भी रोज की जाए, तो ये जीन्स सप्रेस होते हैं। तो इससे जो है आपको हेल्थ बेनिफिट है। और अगर ये जीन सप्रेस नहीं किए जाए तो फिर ये फर्दर अफेक्ट करते हैं आपको, डिजीज रिस्क भी होता है, लॉन्जेविटी अफेक्ट होती है, और प्लस ये जेनेटिक इनहेरिटेंस में भी जाता है। तो इसीलिए ये माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल है। ये एक ब्रिटिश रिसर्चर्स ने यहाँ पे जो प्रीवियस स्टडीज थी उनको एनालाइज करके ये डिसीजन पे आया है, ये कंक्लूजन लाया है। तो ये है रिगार्डिंग माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।